नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। भारतीय संविधान की पहली क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के भाग व अनुच्छेदों के बारे में। ये क्लास बेटा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पूरे संविधान का स्ट्रक्चर पता चलेगा कि संविधान का स्ट्रक्चर कैसा है और इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आज हमारी चर्चा मुख्य तौर पे 3 पॉइंट्स पे डिनोट होंगी। पहला रहेगा कि संविधान का भाग व अनुच्छेद है क्या। सेकंड पॉइंट पे चर्चा होगी कि इससे संबंधित क्वेश्चन क्या हमारे एग्जाम्स में आते हैं। और थर्ड पॉइंट पे चर्चा होगी इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं ये संविधान का भाग और अनुच्छेद को पढ़ना क्यों चाहिए। देखिए, जैसे आप किसी भी बुक को देखेंगे तो उस बुक का पहला पेज क्या होता है, उस बुक में सबसे पहले आप लोगों को इंडेक्स देखने को मिलेगा। अब ये इंडेक्स आपको ये बताता है कि बुक्स कंप्लीट बुक्स में किस पेज पे क्या डिनोट है और उसमें कैसे चर्चा की गई है। अब इसी तरह से ही कंप्लीट इंडेक्स को ध्यान में बेटा रखते हुए भारतीय संविधान में भाग और अनुच्छेद का ये सेशन पढ़ते हैं, जहां पे हम लोग संपूर्ण भारतीय संविधान का एक परिचय लेते हैं और इसके इंडेक्स के बारे में पता करते हैं कि क्या है संविधान में और किस पेज में है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे या नहीं, तो बेटा ध्यान रखना। कभी कभी आज जैसे पैटर्न चेंज हो चुका है तो नए पैटर्न का तो नहीं, नए पैटर्न में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग नहीं आएंगे। पहले थोड़े से क्वेश्चन इससे पूछे जाते थे, जैसे आपको स्ट्रक्चर पूछा जाता था कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में दिया गया है। फिर वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता था कि आर्टिकल 18 में है, आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल 5 में है, आर्टिकल 25 में है, आर्टिकल 35 में है, तब आप ऑप्शन लगाते थे। परंतु अब थोड़ा सा एग्जामिनर स्मार्ट होता जा रहा, तो इस क्लास से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावनाएं कम है। पर संविधान का स्ट्रक्चर यहाँ से पढ़ेंगे, कल से इसकी पूरी सेशन स्टार्ट हो जाएंगे वीडियोज़ में। तो बेटा पहले क्या है, भारतीय संविधान में आपको इतना पता होना चाहिए, भारतीय संविधान के 22 भाग हैं। कितने बेटा भाग हैं? भारतीय संविधान के 22 भाग हैं। इस 22 भाग में से जो पहला भाग है जहां पे चर्चा होती है भारतीय संविधान के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में, इसके अंतर्गत हम लोग 4 आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। आर्टिकल 1, 2, 3, 4। इन आर्टिकल्स के बारे में आर्टिकल की क्लास में हम लोग डिटेल करेंगे। यहाँ पे संघ और राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है। तो बेटा जैसे मान लेते हैं कि ये मोहन नाम के एक व्यक्ति हैं जो कहीं पर निवास करने जा रहे हैं। बेटा याद कैसे करना है, मोहन किसी क्षेत्र में निवास करने जा रहे हैं, तो निवास करने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि उस जगह की जमीन कहीं पर हो। क्या हो बेटा, भूमि पे हो। और भूमि को क्या बोलते हैं, उसके क्षेत्रों के बारे में। तो वैसे ही भारतीय संविधान में भारत में लोग तो रहने आएंगे, परंतु सबसे पहले भारत की भूमि कहाँ पे है, भारत का नामकरण क्या है, इसको किस तरह से जानेंगे, किस सीमा क्षेत्र को भारत कहेंगे, इन सभी बातों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक किया गया है, जो भारतीय संविधान के संघ व राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। इसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत का राज्य किस तरह से निर्मित होता है, उसमें किसी नए राज्य का प्रवेश कैसे होगा, पहले जो राज्य स्थित है उसका नामकरण कैसे होगा, नाम में क्या परिवर्तन होंगे, तथा किन किन सबूतों के आधार पे, किन किन रूल्स के आधार पे किसी भी देश को भारत में शामिल किया जा सकता है या उसे भारत से हटाया जा सकता है। इन सभी बातों का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में से 4 तक किया गया है, जो भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के भाग 1 को क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान का भाग 1 संघ व उसका राज्य क्षेत्र। बेटा याद क्या रखना है, भारतीय संविधान के भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 तक भारतीय संविधान की सीमा रेखा के बारे में वर्णन किया गया है, अर्थात संघ व उसके राज्य क्षेत्रों के बताया गया है। फिर चर्चा करते हैं आर्टिकल 2 बारे में। अब बेटा तो लोग तो वहां निवास करने लगे, पर निवास करने की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि आपको वहां का नागरिक बनना होगा। जैसे जस्ट सपोज करते हैं आप अपने घर में रहते हैं, तो अब घर में रहते समय आप क्यों रहेंगे, अगर आप उस घर के मेंबर्स हैं तभी तो रहेंगे। अब आपको उस घर का मेंबर बनने के लिए क्या क्या चीज मस्ट है, क्या क्या चीज कंपलसरी है, इन सभी बातों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 2 अर्थात नागरिकता में किया गया है। भाग 2 में क्या वर्णन किया गया, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, जो आर्टिकल 5 से 11 तक है। आर्टिकल 5 से 11 क्या बताता है कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में निवास करेगा तो निवास करने के लिए उसे किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्या वो नागरिक बन के निवास करेगा तब की वो आवश्यकताएं के बारे में बताता है। ये नागरिक जन्म से यहाँ पे है या जन्म के बाद यहाँ पे आया है या कुछ ऐसे कार्य किए जिस वजह से इसे इस देश
जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा। इन सभी बातों का वर्णन किसमें किया गया? इन सभी बातों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 2 अर्थात नागरिकता में किया गया। नागरिकता वर्ण आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 5 से लेके 11 तक वर्णित है। भाग 2 में क्या वर्णित है? नागरिकता। अब जैसे आपका परिवार के बारे में देखते हैं। आपके परिवार में कुछ मेंबर्स अभी हैं, कुछ काम आप करेंगे तो हो सकता है कि कुछ नए मेंबर्स भी इसमें शामिल हो, या आपकी जैसे हरकतें हैं घर वाले आपको बाहर से निकाल दें, या आप किसी दिन इस क्षेत्र से खुद ही बाहर निकलना चाहें कि अब हम यहाँ के नागरिक बन के नहीं रहेंगे। हाँ, इसमें कुछ समय समय पे जो विदेशी मेहमान बन के आते हैं उनके बारे में वर्णन यहाँ पे नहीं किया गया है, यहाँ केवल भारत के नागरिकों को वर्णन किया गया। भाग 1 में क्या था बेटा? भाग 1 में हम लोगों ने जमी के बारे में चर्चा की थी या भूमि के बारे में चर्चा की थी, अर्थात नाम क्या हुआ? संघ, उसका राज्य क्षेत्रों के बारे में। भाग 2 में वर्णन क्या किया? भाग 2 में हम लोगों ने वर्णन किया नागरिकता के बारे में, नागरिकता अर्थात वहाँ के नागरिकों के बारे में। अब चर्चा करते हैं भाग 3 में। भाग 3 क्या कहता है? भाग 3 बताता है मौलिक अधिकारों के बारे में। किस बारे में बेटा वर्णन कर रहा है? याद रख लो, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णित है। ये डाटा बेटा याद रखना, ये मत भूलना। कभी कभी एग्जामिनर बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 का वर्णन भारतीय संविधान में किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक किया गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन होगा पर कंपलसरी हो जाएगा, याद करना। अब बेटा देखो, भाग 3 में अधिकार का मतलब क्या है? जब आप अपने घर में निवास करते हैं तो आपको कुछ अधिकार दिए गए होंगे। जैसे हो सकता है कि आपका अधिकार हो कि घर की जो भी सब्जियां लाएंगे वो आप लाएंगे। आपकी बहन का अधिकार हो कि घर के जितने धन का ख्याल रखना होगा वो आपकी बहन करेगी। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ विशेषाधिकार मिले हों कि आप रात को 9 बजे तक घर के अंदर आ सकते हैं, आप 11 बजे तक आ सकते हैं। कुछ लोगों के विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होंगे तो उनके बारे में कैसे? कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं घूमने चले गए तो आपको कुछ और विशेषाधिकार दिए गए। तो इन्हीं विषयों के बारे में जो अधिकार दिए जा रहे हैं, इन अधिकारों का वर्णन जब देश के परिप्रेक्ष्य में करते हैं तो भारत देश भी अपने यहाँ रहने वाले नागरिकों को तथा जो भी विदेशी नागरिक आते हैं, जो मेहमान भी आते हैं, उन सभी लोगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार कभी कभी जन्म से प्राप्त हैं, ये मौलिक अधिकारों को वर्णन कर रहा है। कुछ अधिकार ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बाद में वर्णित किया गया हो, तो उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। अब अधिकारों में क्या क्या मिलेगा ये भारतीय संविधान के भाग 3 की जब चर्चा करेंगे तब पढ़ेंगे। आज केवल हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं भागवत संविधान के अंतर्गत, तो इस पॉइंट्स को ध्यान रखना। भाग 3 में क्या वर्णित? भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। फिर चर्चा करते हैं भाग 4। भाग 4 क्या कहता है? भाग 4 बताता है डीपीएसपी के बारे में। क्या बेटा? डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्व। याद करने का तरीका क्या है? इसके आगे लिख लो बेटा राम राज्य। क्या लिख लेना बेटा? राम राज्य। हैशटैग बेटा यहाँ बनाओ और हैशटैग करके यहाँ पे लिख लो राम राज्य। अब राम राज्य का मतलब क्या हुआ? एक विदेशी कोई व्यक्ति है, इन व्यक्ति का नाम मान लेते गांधी जी है। क्या अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछ ले गांधी जी के वास्तविक छवि हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो गांधी जी की वास्तविक समय हमें भारतीय संविधान के भाग 4 अर्थात डीपीएसपी के अंतर्गत देखने को मिलती है। डीपीएसपी में क्या है? गांधी जी ये बताते हैं कि देश के जो नागरिक हैं, जो देश में रहने वाले व्यक्ति हैं, इन लोगों को आदर्श जीवन कैसे प्राप्त हो, आदर्श जीवन कैसे प्राप्त हो, या कल्याणकारी राज्य कैसे बने, कल्याणकारी राज्य कैसे बने। परंतु ये लोगों को केवल तब दिया जाएगा जब देश अर्थात भारत उस चीज में सक्षम होगा। अपनी सक्षमता के आधार पर धीरे धीरे ये चीज़ें प्रदान की जाएंगी। घर के एग्जाम्पल को हम लोग देख रहे हैं तो बेटा घर के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि आप चाहते हैं कि आप स्कूटर से घर जाएं, सॉरी स्कूटर से स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, परंतु घर की अगर सक्षम नहीं है तो ये चीज़ें तुरंत नहीं प्रदान की जाएंगी। जैसे ही देश या घर अपना सक्षम हो जाएगा आपको ये फैसिलिटीज़ प्रदान कर दी जाएगी। तो यही इस बारे में बताता है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देश को राम राज्य बनाने के लिए या सर्वांगीण कल्याणकारी राज्य को बनाने के लिए आवश्यक है। उन सभी का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया डीपीएसपी के अंतर्गत, जिसका आर्टिकल 36 से लेके 31 तक वर्णन है। किसका बेटा? आर्टिकल 36 से लेके 31 तक वर्णन है। फिर चर्चा करते हैं भाग 4 का ए। 4 का ए संशोधन करके जोड़ा गया। होता क्या था?
जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था तब लोगों के अंदर ये मानसिकता नहीं थी कि जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे वो भी भारत के प्रति कुछ कर्तव्य दिखाएंगे। सबका मानना था कि हर इंसान तो आदर्शवादी होता है, जब आदर्शवादी लोग होते हैं तो वो तो देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, परंतु समय पे कुछ रूल्स बनाने पड़े जो आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे इस देश में रहने के लिए। जो आपके कर्तव्य हैं कि इन ड्यूटीज़ को तो आपको फॉलो करना ही करना है। इन्हीं ड्यूटीज़ को फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए जिनका वर्णन भारतीय संविधान के 4A में किया गया। और इसका आर्टिकल की चर्चा करें तो आर्टिकल 51A में जैसे आपको देश के बड़े को सम्मान करनी है, देश की जो गौरवशाली पद्धति है उसके बारे में समझना है, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के बारे में चेत है। फिर चर्चा करते हैं ये इसके बारे में। अगर घर के एग्जाम्पल से बेटा समझना हो तो घर के एग्जाम्पल से ध्यान रखना, आपके पिताजी या जो भी घर का देखभाल कर रहा है, कभी कभी पिताजी, कभी कभी माताजी या कभी कभी भ्राताश्री, तो आपको सदैव इनके प्रति निष्ठावान होना पड़ता है कि आपने जो बोला तो आपका काम तो मैं सबसे पहले कर दूंगा। तो बस इन्हीं चीज़ों के बारे में, ये जो निष्ठावान के बारे में आपके जो कर्तव्य डिनोट हुए, इन कर्तव्यों को फिक्स किया गया। उन्हीं आदर्श कर्तव्यों के बारे में वर्णन किसमें किया? भारतीय संविधान के 4A में किया गया, आर्टिकल 51A के अंतर्गत। अब भाग 5 से चर्चा करें तो ये घर से थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ये पूरा का पूरा परिवार देखते हैं। है क्या बेटा? संयुक्त परिवार के एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब आपके पूरे पूरे परिवार में किसी एक व्यक्ति के पास ऐसी भी शक्ति होगी जो कुछ भी बोले वो गलत नहीं होगा, लेकिन छोटों की बात मानी जरूर जाएगी। जैसे आपके दादाजी हो गए। अब इनका कहा हुआ बात एक रामबाण की तरह होगा जो कि काटा नहीं जा सकता है। इसी तरह से ही जब कभी देश की चर्चा करते हैं, देश में भी एक सुप्रीम पद पे किसी व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो देश का सारा काम इन्हीं के नाम पे होगा। इन सभी चीज़ों का वर्णन किस में करेंगे? इन चीज़ों का वर्णन भारतीय संविधान में भाग 5 संघ में किया गया है, जो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक वर्णित है। इसमें राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद के बारे में, इनके कर्तव्यों के बारे में, साथ ही साथ ये किस तरह से कार्यान्वयन होंगे, किस तरह से इनका निर्वाचन होगा, निर्वाचन में कौन कौन से रूल्स हैं तथा कौन कौन से रूल्स इन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। इन सभी चीज़ों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 संघ आर्टिकल 52 से लेके 151 तक वर्णित है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान देंगे पढ़ते समय और अच्छे से। फिर चर्चा करते हैं राज्यों के बारे में। अब बेटा तो जो परिवारवाद में चर्चा करते हैं तो पहले तो अभी हम लोग आ रहे थे कंबाइंड फैमिली में, जहाँ पे हमारे परिवार में दादाजी सुप्रीम थे। अब दादाजी सारे रूल्स या सोल्यूशन तो देते हैं, परंतु इन्हीं के पैरेलल में एक और परिवार चल रहा होता है जो हमारे माता पिता का होता है। अब पिताजी की या माताजी द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो केवल और केवल उनके पुत्रों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी तरह से राज्यों का वर्णन होता है। राज्य क्या है कि सुप्रीम लीडर्स के बारे में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे केंद्रीय स्तर पे, तब हम लोग देश के बारे में चर्चा कर रहे थे। सेम चीजें राज्यों में भी होती है। सुप्रीम स्तर पर या देश या केंद्र शासित प्रदेश की केंद्रीय लेवल पे चर्चा करेंगे तो वहाँ राष्ट्रपति का पद होगा, राज्य में राज्यपाल का पद होगा। हाँ, कुछ शक्तियाँ भिन्न होंगी परंतु काफ़ी शक्तियाँ समान होंगी। यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री होगा तो यहाँ पे हम लोग मंत्रिपरिषद पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे अगर उपराष्ट्रपति होगा तो यहाँ पे राज्यपाल का पढ़ रहे होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल के बारे में। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों को किस तरह से वर्णित किया गया, कैसे कैसे राज्यों में ये शासन चलता है, कैसे कैसे राज्यों की सरकार बनती है, कैसे कैसे राज्यों में पदों का निर्वाचन होता है, इन सभी के बारे में वर्णन भारतीय संविधान के भाग 6 में किया गया है, जिसका वर्णित आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है। 238 में कुछ प्रावधान है जो प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्यों पे उपलब्ध थे, परंतु वर्तमान समय में ये समाप्त कर दिए गए हैं। तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर चर्चा करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र शासित प्रदेशों में वर्णित किसके, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस तरह से होगा, किस तरह से कुछ राज्यों को दो ऐसे भी क्षेत्र हैं जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, इनको विशेष प्रावधान दिए गए, कैसे वहाँ पे संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान दिए गए। इन सभी भागों में इन सभी बातों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 8 में किया गया, जो आर्टिकल 239 से लेके 242 तक वर्णित है। किसने बेटा? 239 से लेके 242 तक। फिर चर्चा करते हैं पंचायतों के बारे में। अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो ये ध्यान रखना पंचायतों से संबंधित टॉपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और जब हम लोग यूपी के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे तो यूपी का एग्जाम हो या स्टेट का गवर्नमेंट एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बेटा ध्यान रखना। पंचायतों का वर्णन किसने होगा? पंचायतों का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 से लेके 243 तक होगा। इनके बारे में इनकी परिभाषाएं क्या है, ग्राम सभा किस तरह से होती है, पंचायतों का गठन कैसे होता है, संरचना क्या है, किस तरह से आरक्षण दिया जाता है, कैसे नए पंचायतों का वर्णन होता है, नया पंचायत समाप्त हो चुकी है, ठीक है। तो इन सभी का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 9 में किया गया है। 9 अर्थात पंचायतें, आर्टिकल कौन सी? आर्टिकल 243 या 243 से लेके 243 ओ तक किया गया, ठीक, 243 ओ तक किया गया। ये पॉइंट्स ध्यान रखना। फिर चर्चा करते हैं नगर पालिकाओं के बारे में। नगर पालिका क्या है? राज्य में, देखो बेटा, जब शहर और गांव के बारे में चर्चा करते हैं, जिस आधार पे यहाँ पे ग्राम पंचायतें हैं, वैसे यहाँ पे नगर पालिकाएं हैं। सेम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कार्यान्वयन जो होता है लगभग सिमिलर है, मतलब सेम इमेज नहीं बना सकते हैं, पर हाँ सिमिलरिटीज यहाँ पे हम लोगों को देखते हुए चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे वर्णन किस तरह से होगा उस बारे में जो चर्चा की गई उसका वर्णन है भारतीय संविधान में 9वें पार्ट्स में 243 पी से लेके 243 जेड जी तक है क्या। 9 का ए नगर पालिका के बारे में वर्णित है। फिर चर्चा करते हैं 9 का बी, यहाँ पे सहकारी समितियों के बारे में वर्णन है 243 जेड एच से लेके जेड जी तक। क्या है? सहकारी समितियों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 9 बी के अंतर्गत किया गया है। तो इस पॉइंट्स का ध्यान रखना। हाँ, इन सभी के नोट्स आपको मिलेंगे, जैसे आपके कमेंट्स आ रहे हैं तो बेटा नोट्स आप लोग लेने का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आप सभी के इसके नोट्स मिलेंगे। हाँ, मैं इस बात के लिए थोड़ा सा सॉरी भी बोल सकता हूँ, है होता क्या बेटा, एक्चुअली टीम बहुत बड़ी नहीं है, जिस वजह से केवल 3 मेंबर्स हम लोगों के साथ, तो एप्लीकेशन पे डाटा डालने में थोड़ा सा हम लोग डिले रहता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिले रहता है। इस चीज़ को सॉर्ट किया जा रहा है, जल्दी ऐसा किया जाएगा कि 1 हफ्ते का और टाइम दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर सब क्लास ओवर होते तुरंत पड़ जाएंगी। भाग 10 की चर्चा करें, जहाँ पे अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया 243 से लेकर 243 ए के बीच में। आप अगर इसको परिवारवाद से पढ़ना चाहें तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुआ टाइप के होते हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करने पड़ते हैं आपके लिए, आपके घर में भी होंगे, तो बस समझ जाओ, बाकी कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, मेरे घर वाले भी सुनते हैं ना। भाग 11 की चर्चा करें, जहां पे संघ व राज्य क्षेत्रों के बीच में संबंध के बारे में वर्णित किया गया। भाग 11 में संघ व राज्यों के बीच के संबंध का वर्णन किया गया, जो आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक वर्णित है। 245 से लेकर 263 तक भाग 9 में वर्णित है, जिसमें संघ व राज्य क्षेत्रों के संबंध के बारे में बताया गया। वित्त, संपत्ति एवं मुकदमे व अनुबंध से संबंधित आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल का वर्णन है आर्टिकल 264 से लेकर 300 ए तक वर्णित है। इसी में आकस्मिक निधि के बारे में चर्चा किया जाता है, इस बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा होंगी। भाग 12, भाग 13 की चर्चा करें, भाग 13 में व्यापार, धन एवं इनका किस तरह से नियंत्रण होगा, इन बारे में वर्णन किया गया है। भाग 13 व्यापार के बारे में, राज्यों के मध्य कैसे व्यापार होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे व्यापार होगा, व्यापार को सुगम कैसे बनाया जाए, कैसे धन का आदान प्रदान होगा, किन व्यापारों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, इन सभी का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 13 आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक वर्णित है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हमारी चर्चा होगी संघ व राज्य सेवाओं के, राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में, जिनका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 308 से लेके 323 तक किया गया है। संघ व राज्यों के अधीन कुछ सेवाएं हैं, जैसे आईएएस हो गए, स्टेट पीसी, जैसे पीसीएस हो गए, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हो गए, इन सभी के बारे में वर्णन है। फिर चर्चा करते हैं न्यायाधिकरण के बारे में, न्याय के बारे में। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 14 ए में किया गया है, जो आर्टिकल 323 से लेके 323 ए से लेके 323 बी तक वर्णित है न्यायाधिकरण के बारे में। फिर चर्चा करते हैं इसके बाद भाग 15 के बारे में। भाग 15 में चुनाव का वर्णन है, इलेक्शन का वर्णन है, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से लेके 329 ए तक वर्णित है। तो ये पॉइंट्स याद रखना। भाग 15 में चुनाव का वर्णन किया गया है, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से लेके 329 ए तक वर्णित है। फिर कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान भी दिए गए, जैसे अनुसूचित जनजातियों के बारे में, आंग्ल भारतीय समूहों के बारे में। इनका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 330 से लेके 342 ए तक किया गया है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, जिनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 16 के अंतर्गत किया गया है। फिर भाग 17 में देखेंगे हम लोग राजभाषा के बारे में, और राजभाषा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जब हम लोग हिंदी की क्लास पढ़ रहे होंगे, वहां भी राजभाषा से संबंधित क्लास आएंगी, अर्थात भाग 17
भाग 17 इस बात का वर्णन करता है कि राजभाषा का निर्धारण कैसे होगा, राजभाषा से संबंधित कौन कौन से प्रावधान है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक वर्णित हैं। भाग 17 के बाद भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है कि भारतीय देश पे या भारत पे कोई भी विपत्ति आ जाए तो उस दशा में किस आधार पे आपातकाल लगाया जाएगा और ये आपातकाल कैसे अप्लाई होगा, किस तरह से सॉर्ट होगा, इन सभी बारे में चर्चा किया गया। आपातकाल लगाएगा कौन, किसके कहने पे लगाएगा, कब तक लागू रहेगा, एक बार आपातकाल लगता है तो कब से कब तक हो सकता है, कैसे इसको समाप्त किया जाएगा, समाप्त करने के लिए किसके प्रावधान रहेंगे, बाह्य आक्रमण क्या है, आंतरिक अशांति क्या है, इन सभी विषयों के बारे में चर्चा। वित्तीय आपातकाल क्या है, और बस वित्तीय आपातकाल आज तक लगा है क्या, ये कमेंट करो। याद रखना आज तक भारत पे कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया। भाग 18 अर्थात आर्टिकल कौन सा रहा, आर्टिकल 352 से लेके 360 तक हो गया। अब 360 के बाद हम लोग चर्चा करेंगे 361 से लेके 367 तक, जिसमें कुछ मिश्रित को बारे में संरक्षण दिए गए, जैसे राष्ट्रपति राज्यपालों के बीच का संरक्षण, इनके कुछ राज्य प्रमुखों का संरक्षण बताया गया, संसद व राज्य विधानमंडलों की कार्रवाई का प्रकाशन किस तरह से होता है, लाभप्रद पद कौन कौन से हैं, भारतीय राज्यों में शासकों के अधिकार व विशेषाधिकार क्या है, मिश्रित पॉइंट्स हैं। इसके बारे में आर्टिकल 361 से लेके 367 तक वर्णित है। और जो भाग 20 है उसके बारे में वर्णन होता है आर्टिकल 368 में, जो भारतीय संविधान को यह शक्ति देता है कि वो संविधान में खुद मतलब भारतीय संविधान में ऐसा लिखा है कि आप किस तरह से संविधान में संशोधन कर सकते हैं, वक्त के आधार पर इसमें कैसे संशोधन किया जा सकता है, इन विषयों के बारे में वर्णन भारतीय संविधान के भाग 20 में किया गया। सोचो उस समय लोगों के अंदर क्या खूबी होगी, मैं जो लिख रहा हूँ हो सकता है परफेक्ट ना हो, इसमें गलतियां हो, तो उस गलतियों को कैसे सुधारेंगे, इनका भी प्रावधान पहले ही कर दिया गया। अब कोई ऐसा ना अपने मन से सुधार कर दे, उसके बारे में भाग 21 जो है वो अस्थायी संक्रमणकालीन व कुछ विशेष प्रावधानों के बारे में बताता है, जिसमें वर्णन आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक इसका वर्णन किया गया है। और भाग 22 जो है, भाग 22 बताता है कि भारतीय संविधान का पाठ किस तरह से किया जाएगा, साथ ही साथ हिंदी पाठ किस तरह से किया जाएगा, संक्षिप्त शीर्षक क्या है, प्रारंभ क्या है, आधिकारिक हिंदी पाठ क्या है, निरसन क्या है, इन सभी विषयों के बारे में भारतीय संविधान में भाग 22 में वर्णन किया गया है। भाग 22 में वर्णन किया गया आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 393 से लेके 395 तक। ये पूरा का पूरा सेशन रहेगा जो आपका कल से स्टार्ट हो चुका जाएगा। अगर आप लोग बैच नहीं लिए तो बड़ा यूपीएससी की तरफ से स्टेनो, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट ग्राम विकास के बैच हैं, इन पे आप एनरोल कर लीजिएगा। अभी इसकी फीस में शायद 299 चल रही है और स्टेनो की बैच 99 रुपीज़ है। एनरोल कर लेना बेटा, जैसे जैसे चीज़ें एग्जाम्स आती मैं इनको सॉर्ट करूँगा। यूपी पुलिस में कांस्टेबल, होमगार्ड और एसआई की वैकेंसीज आने वाली, इनके बारे में एसआई की वैकेंसीज आ चुकी है, एसआई के बैचेस एसआई में एनरोलमेंट भी बंद हो चुका है। कांस्टेबल और होमगार्ड के लिए बच्चा हुआ तो कर लीजिएगा। एसएससी के अंतर्गत ये बैचेस हैं। अभी इनके बारे में क्या अपडेट है मैं अभी खुद नहीं जानता हूँ, जैसे मैं इनके बारे में अपडेट होता है मैं आपको बताता हूँ। एनरोलमेंट अगर ओपन होंगे तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती, अकेले में दोनों या दूर हैं। धन्यवाद दोस्तों।